मैसेज कर दीजिए। आइए दोस्तों शुरुआत करते हैं। और इससे पिछले क्लास में हम लोग सेल के बारे में समझे थे, सेल के इंट्रोडक्शन को समझे थे। ठीक है, आज हम ये समझने का प्रयास करेंगे कि सेल का संरचना कैसी है, या सेल के अंदर क्या क्या होता है। बात मत करिए, शांत से समझिए एक एक चीज को। तो आज हम सेल के स्ट्रक्चर को देखेंगे। नॉर्मल जो सेल का कॉन्सेप्ट होता है उसको तो आप समझ गए थे, और अंत में हम बात किए थे कि जब इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप का खोज हो गया, नॉल एवं रस्का ने इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप का खोज कर लिए, तो उस माइक्रोस्कोप में सेल स्पष्ट नजर आने लगा। सेल कैसा है, इस संबंध में एक थ्योरी आई थी जिसका नाम था प्रोटोप्लाज्म थ्योरी। क्या थी? और वह प्रोटोप्लाज्म थ्योरी मैक्स शुल्ज नामक साइंटिस्ट के द्वारा दिया गया था। लेकिन वह थ्योरी सेल कैसा है यह बताने में पूरी तरह से असफल रहा था। लेकिन आगे चलकर जैसे ही नॉल एवं रस्का ने इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप का खोज किया था, 1930 में किया था। नोट में सही कर लीजिएगा, 1830 की जगह 1930 कर लीजिएगा। हाँ 1931, सॉरी 1931 कर लीजिए। 1800 है ना। चलिए तो उसको सही कर लीजिएगा। तो जैसे ही नॉल एवं रस्का ने इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप का खोज किया, तो यह बताने की जरूरत ही अब नहीं रही किसी को कि सेल कैसा है। क्योंकि सेल जैसा है, आगे देखो न रे, काहे पीछे देख रहा है, गजब स्थिति कर रहा है। नौकरी करना है कि नहीं करना है? क्या देख रहा है पीछे? है आ रहा है, आगे देखो, बात एकदम नहीं करना है। चलिए अभी बुझा रहा है। ठीक है, नौकरी का स्थिति क्या है, देख कहां देख रहा है। नहीं करना है नौकरी? हाँ चलिए हम भी देख लेते हैं कौन नौकरी करता है। ठीक है, हम यहीं रहेंगे कोचिंगे में। ठीक है, तो ध्यान दीजिए, सेल के स्ट्रक्चर को समझते हैं। तो नॉल एवं रस्का जो है, वह जैसे ही इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप का खोज किया तो पूरी तरह से अस्पष्ट दिखने लगा, बताने की जरूरत नहीं रही। तो आज हम देखेंगे कि आखिर इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में सेल किस प्रकार से दिखता है। ठीक है, और जितने भी चीज के बारे में हम चर्चा करेंगे कि ये आकृति गोलाकार है, ये आकृति वर्गाकार है, तो वास्तव में उसकी आकृति जो होगी वह वही होगी जो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में दिखता है, जो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में दिखता है। तो आइए देखने का प्रयास करते हैं। एक सेल के पूरी आकृति को हम दो भागों में बांट सकते हैं। एक सेल के पूरे आकृति को, यहां हम एक गोलाकार सेल की कल्पना कर रहे हैं, लेकिन सेल वर्गाकार भी होते हैं, सेल अनियमित आकार के भी होते हैं, सेल जो है किसी भी आकार का हो सकता है। और आपको हम बताए थे कि सेल का आकार कैसा होगा, यह उसके कार्यों पर निर्भर करता है। किस पर निर्भर करता है? कार्यों पर निर्भर करता है। और यह सेल का क्या हो गया? न्यूक्लियस। यह सेल का क्या हो गया है? न्यूक्लियस हो गया है। तो ये पहले हम जान चुके हैं कि रॉबर्ट ब्राउन ने इसका खोज किया था कि सेल के बीचों बीच क्या होते हैं। तो एक सेल के पूरे स्ट्रक्चर को हम दो भागों में बांट सकते हैं। एक,
ये जो आप घेरा देख रहे हैं ना, इस घेरा को कहते हैं सेल मेम्ब्रेन। क्या कहते हैं? सेल मेम्ब्रेन कहते हैं, यानी कि कोशिका झिल्ली कहते हैं। कोशिका, ये सेल के सबसे बाहरी घेरा को क्या कहते हैं? सेल मेम्ब्रेन कहते हैं। जब हम पौधों के सेल पर आएंगे तो एक और घेरा की बात करेंगे। फिलहाल आप समझिए कि सेल का जो सबसे बाहरी घेरा है वही क्या है? सेल मेम्ब्रेन। सेल का जो सबसे बाहरी घेरा है वही क्या है? सेल मेम्ब्रेन। और सेल मेम्ब्रेन के भीतर जो कुछ भी है न्यूक्लियस लगा करके, उसको हम कहते हैं प्रोटोप्लाज्म कहते हैं। क्या कहते हैं? प्रोटोप्लाज्म कहते हैं। क्या कहते हैं? प्रोटोप्लाज्म कहते हैं, जीव द्रव कहते हैं। क्लियर हो गया? कोशिका झिल्ली और प्रोटोप्लाज्म, यानी कि एक सेल के स्ट्रक्चर को, पूरे स्ट्रक्चर को दोस्तों कितने भागों में बांटा जा सकता है? 2 भाग में बांटा जा सकता है, सेल मेम्ब्रेन और प्रोटोप्लाज्म। सेल मेम्ब्रेन क्या है? तो सेल के सबसे बाहरी घेरे को भी हम क्या कहेंगे? सेल के सबसे बाहरी घेरे को क्या कहेंगे? यानी सेल मेम्ब्रेन सेल का बाउंड्री लाइन है दोस्तों। और सेल मेम्ब्रेन के भीतर जो कुछ भी है, सेल मेम्ब्रेन के भीतर जो कुछ भी है, और यानी सेल मेम्ब्रेन के भीतर न्यूक्लियस भी है, ये न्यूक्लियस सहित क्या कहलाता है? प्रोटोप्लाज्म। यानी कि प्रोटोप्लाज्म क्या है? तो हम कहेंगे कि सेल के सेल मेम्ब्रेन के भीतर, सेल के सेल मेम्ब्रेन के भीतर जो कुछ भी है सबको क्या है? प्रोटोप्लाज्म। क्या है? प्रोटोप्लाज्म। क्लियर हो गया? समझ गए? तो एक सेल के पूरी संरचना को हम कितने भागों में डिवाइड कर सकते हैं? 2 भागों में डिवाइड कर सकते हैं, सेल मेम्ब्रेन और प्रोटो। सेल के सबसे बाहरी घेरे को क्या कहते हैं? सेल मेम्ब्रेन कहते हैं। सेल के सबसे बाहरी घेरे को क्या कहते हैं? सेल मेम्ब्रेन कहते हैं। सेल मेम्ब्रेन के भीतर जो कुछ भी रहता है उसे क्या कहते हैं? प्रोटोप्लाज्म। अब जो प्रोटोप्लाज्म है दोस्तों, उसको पुनः हम 2 भागों में बांट सकते हैं। ठीक है? जो प्रोटोप्लाज्म है, प्रोटोप्लाज्म यानी कि जीव द्रव जो है, इसको पुनः हम 2 भागों में बांट सकते हैं। क्या? तो एक हो गया हमारा क्या? साइटोप्लाज्म, और दूसरा हो गया क्या? न्यूक्लियस। ठीक है? एक साइटोप्लाज्म और दूसरा न्यूक्लियस हो गया। अभी मान लीजिए कि ये हम गोलाकार सेल बनाए और ये जो भाग है ये क्या हो गया? सेल मेम्ब्रेन दोस्तों। क्या हो गया? अब बीच में क्या है? न्यूक्लियस। तो हम आपको क्या बोले कि कोशिका झिल्ली यानी कि सेल मेम्ब्रेन के भीतर जो कुछ भी है सब क्या है? तो एक प्रोटोप्लाज्म को पुनः हम 2 भागों में बांटते हैं, साइटोप्लाज्म और। अब क्या है? इसमें तो कोई दिक्कत ही नहीं है। है दिक्कत? जे सेल के बीचों बीच जो है वही क्या है? न्यूक्लियस है। सेल के बीचों बीच जो है वही क्या है? और ध्यान रखिएगा कि ये न्यूक्लियस हमेशा बीचों बीच में नहीं रहता है, साइड में भी रह सकते हैं। ठीक है? ऐसा नहीं कि न्यूक्लियस है तो ये बीचों में रहेगा। बहुत ऐसे सेल है जिसमें न्यूक्लियस साइड में होते हैं, और कई ऐसे सेल से हम आपको परिचय करवाएंगे जिसमें न्यूक्लियस होगा ही नहीं। ऐसे भी सेल है। तो मामूली न्यूक्लियस बीच में ही होते हैं, लेकिन जरूरी नहीं कि सभी कोशिकाओं के न्यूक्लियस बीच में ही हो, साइड में भी हो सकता है। ठीक, अगल बगल भी हो सकता है, एक से ज्यादा भी न्यूक्लियस हो सकता है, और न्यूक्लियस नहीं भी हो सकता है दोस्तों। कहां नहीं होगा उस पर हम चर्चा इसी चैप्टर में करने वाले हैं। और साइटोप्लाज्म, अब साइटोप्लाज्म किसे कहते हैं? ये सेल मेम्ब्रेन और न्यूक्लियस, सेल मेम्ब्रेन और न्यूक्लियस के बीच में ये जितना चीज आप देख रहे हैं, ये जो जितना चीज आप देख रहे हैं, ये सारा का सारा क्या है? साइटोप्लाज्म। सारा का सारा क्या दोस्तों? यानी कि साइटोप्लाज्म में प्रोटोप्लाज्म का वह हिस्सा है, ध्यान दीजिएगा दोस्तों, साइटोप्लाज्म प्रोटोप्लाज्म का वह हिस्सा है जो सेल मेम्ब्रेन और न्यूक्लियस के बीच में है, जो सेल मेम्ब्रेन और न्यूक्लियस के बीच में है, जो सेल मेम्ब्रेन और न्यूक्लियस के बीच में है। क्लियर हो गया? तो प्रोटोप्लाज्म को हम कितने हिस्से में बांट सकते हैं? 2 हिस्सों में, साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियस। और हमको लगता है कि अब दोनों में कोई दिक्कत नहीं होगा। क्या है साइटोप्लाज्म? ध्यान रखिएगा, साइटोप्लाज्म भी किसका हिस्सा है?
न्यूक्लियस भी किसका हिस्सा है? प्रोटोप्लाज्म का। इस बात को आप समझ रहे हैं ना? न्यूक्लियस क्या है? तो सेल के बीच में जो गोलाकार संरचनाएं होती है उसे ही क्या कहते हैं? जिसका खोज रॉबर्ट ब्राउन ने 1831 में ही कर चुके हैं। और न्यूक्लियस और सेल मेम्ब्रेन के बीच जो कुछ भी है सब क्या है? क्लियर है? अब थोड़ा सा ये बात क्या, अब हम इसको बांटेंगे साइटोप्लाज्म को, ठीक है? अब साइटोप्लाज्म जो है दोस्तों, ठीक है, साइटोप्लाज्म जो है ठीक है, साइटोप्लाज्म, ठीक है, साइटोप्लाज्म किसको कहेंगे? इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है, नहीं ना? न्यूक्लियस और सेल मेम्ब्रेन के बीच जो है क्या है? साइटोप्लाज्म। अब ये जो साइटोप्लाज्म है इसमें कई तरह के स्ट्रक्चर रहते हैं जो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से स्पष्ट दिखाई पड़ते हैं दोस्तों। तो साइटोप्लाज्म है, इस साइटोप्लाज्म में कई क्या होते हैं? स्ट्रक्चर होते हैं, ढेर सारे स्ट्रक्चर होते हैं। और साइटोप्लाज्म में जो ढेर सारे स्ट्रक्चर होते हैं उस स्ट्रक्चर को दो भागों में बांटा गया है। कितने भागों में बांटा गया दोस्तों? दो भागों में बांटा गया है। बात को समझे कि नहीं समझे? कि सेल का जो साइटोप्लाज्म है, इस साइटोप्लाज्म में ढेर सारे स्ट्रक्चर रहते हैं। क्या रहते हैं? वो स्ट्रक्चर क्या करते हैं और कैसे होते हैं इस पर भी हम चर्चा। लेकिन आप समझिए कि इस साइटोप्लाज्म में ढेर सारे स्ट्रक्चर होते हैं, स्ट्रक्चर केवल इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से ही दिखाई देते हैं। और वह स्ट्रक्चर कितने टाइप के? दो टाइप के होते हैं। एक है ऑर्गेनॉइड, एक क्या है? ऑर्गेनॉइड्स है, और दूसरा है मेटाप्लास्ट। दूसरा क्या है? मेटाप्लास्ट। एक है ऑर्गेनॉइड और दूसरा है। तो साइटोप्लाज्म में स्थित विभिन्न प्रकार की संरचनाएं कितने प्रकार के होते हैं? साइटोप्लाज्म में स्थित विभिन्न प्रकार की संरचनाएं कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के होते हैं, ऑर्गेनॉइड और मेटा। ऑर्गेनॉइड और मेटा। अब हमें यह समझना है कि क्या है ऑर्गेनॉइड और क्या है मेटाप्लास्ट। ऑर्गेनॉइड वे संरचनाएं हैं जिसमें वृद्धि करने का क्षमता होता है, जिसमें ग्रोथ करने का क्षमता होता है, वो क्या कहलाता है? जिसमें ग्रोथ करने की क्षमता नहीं होती वो क्या कहलाता है? यानी साइटोप्लाज्म में स्थित सजीव संरचनाएं क्या कहलाता है? क्योंकि दोस्तों जो सजीव होगा वही क्या होगा? ग्रोथ करेगा। जो सजीव होगा वही क्या करेगा? क्या निर्जीव ग्रोथ कर सकते हैं? बताइए, कर सकते हैं? नहीं कर सकते हैं। तो ऐसी संरचनाएं कोशिका द्रव के जो वृद्धि कर सकता है या जो सजीव है उसे क्या कहते हैं? ऑर्गेनॉइड्स कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? ऑर्गेनॉइड्स कहते हैं। जो निर्जीव संरचनाएं हैं, क्या है? निर्जीव संरचना, उसे क्या कहते हैं? मेटाप्लास्ट कहते हैं। जो निर्जीव संरचना उसे क्या कहते हैं? जिनको नौकरी करना है ध्यान बना के रखिए, भागने होना चाहिए, ठीक है? बैठने वाले को बैठने दीजिए आराम से, और जो बैठे हुए हैं यहां ध्यान दीजिए ना। जो भी क्लास में आया देख रहे हैं, नया आदमी है कोई, डीएमएसपी आया है, देखिएगा उसको। चलिए आइए, क्लियर हो गया दोस्तों? हमको लगता है कि साइटोप्लाज्म की संरचनाएं को आप समझ गए होंगे। कोई दिक्कत है इसमें? नहीं ना? तो साइटोप्लाज्म में कितने तरह के स्ट्रक्चर? ऑर्गेनॉइड और प्लास्ट। जीवित संरचनाएं को क्या कहते हैं? निर्जीव संरचनाएं क्या कहते हैं? जीवित संरचनाएं को, निर्जीव संरचनाएं को। कोई दिक्कत नहीं। अब आप नोट में देखिए कौन ऑर्गेनॉइड है, कौन मेटाप्लास्ट है, कौन ऑर्गेनॉइड है, कौन मेटाप्लास्ट है। चलिए, तो बंटवारा सेल के स्ट्रक्चर को समझे। एक बार आप पुनः ध्यान दीजिए, एक बार पुनः, अगर समझ गए हैं तो एक बार पुनः ध्यान दीजिए। पूरे सेल को हम दो भागों में बांट सकते हैं। पूरे सेल को हम कितने भागों में? दो भागों में। एक हमारा प्रोटोप्लाज्म है और दूसरा हमारा सेल मेम्ब्रेन है।
दूसरा क्या है? सेल मेम्ब्रेन है। ठीक है, ये हो गया आपको क्या, मान लीजिए सेल है और बीच में न्यूक्लियस है, तो ये बाहरी बाउंड्री ही क्या है? सेल मेम्ब्रेन के भीतर जो कुछ भी है, हम पुनः प्रोटोप्लाज्म को कितने भागों में बांट सकते हैं? 2 भागों में बांट सकते हैं। और एक हो गया हमारा क्या? न्यूक्लियस, और दूसरा क्या हो गया दोस्तों? एक न्यूक्लियस और दूसरा साइटोप्लाज्म। कोई दिक्कत है? सेल मेम्ब्रेन को हम किसी भी भाग में नहीं बांटेंगे, सेल मेम्ब्रेन तक ही रह गया। प्रोटोप्लाज्म पुनः कितने भागों में बटा? न्यूक्लियस और साइटो। न्यूक्लियस का गोला, न्यूक्लियस क्या है आपका? बीच का गोलाकार पिंड है, और सेल मेम्ब्रेन और न्यूक्लियस के बीच जो कुछ भी है उसे क्या कहते हैं? उसे क्या कहते हैं? अब हम क्या बोले कि जब इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप लेकर के हम साइटोप्लाज्म को अगर देखेंगे तो साइटोप्लाज्म में ढेर सारे रचनाएं दिखाई पड़ती है। उन रचनाओं को कितने भागों में बांटते हैं? 2 भागों में बांटते हैं, ऑर्गेनॉइड और मेटाप्लास्ट। ऑर्गेनॉइड कैसी संरचनाएं हैं? सजीव संरचनाएं हैं। मेटाप्लास्ट कैसी संरचनाएं हैं? निर्जीव संरचनाएं। मेटाप्लास्ट कैसी संरचना है? क्या दोस्तों समझे कि नहीं समझे? क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? हो गया। चलिए, तो अब हमें क्या पढ़ना है? अब हमें पढ़ना है कि ऑर्गेनॉइड संरचनाएं कौन कौन है और मेटाप्लास्ट संरचनाएं कौन कौन है। क्लियर हो गया बात? हमको लगता है अब आपको सेल में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए कि सेल के स्ट्रक्चर में क्या क्या होते हैं। अब साइटोप्लाज्म में जो ढेर ऑर्गेनॉइड्स ऑर्गेनॉइड्स है उसके बारे में हमें पढ़ना पड़ेगा, और जो मेटाप्लास्ट है उसके बारे में पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि इसी ऑर्गेनॉइड और मेटाप्लास्ट संरचना के बदौलत कोई कोशिका जिंदा रहता है। बात को समझ रहे हैं? इसी ऑर्गेनॉइड्स और मेटाप्लास्ट संरचनाओं के बदौलत कोई कोशिका क्या रहता है? जिंदा रहता है, क्योंकि ये सब संरचनाएं कुछ ना कुछ कार्यों को संपन्न करती है। ठीक उसी तरह जिस तरह अंग कई कार्यों को संपन्न करते हैं, हमारा शरीर जिंदा रहता है। हमारा शरीर जिंदा कैसे है? तो छोटी आंत अपना काम कर रहा है, फेफड़ा अपना काम कर रहा है, किडनी अपना काम कर रहा है, सारे अंग काम कर रहा है, तब एक शरीर क्या होता है? जिंदा होता है। ठीक दोस्तों, ठीक उसी तरह जो ऑर्गेनॉइड स्ट्रक्चर और मेटाप्लास्ट स्ट्रक्चर है, यह कुछ ना कुछ कार्य करते रहते हैं, जिसके बदौलत कोशिका क्या रहता है? अगर ये संरचनाएं कार्य करना बंद कर दे तो निश्चित ही कोशिका जिंदा रह पाना मुश्किल हो जाएगा। क्या हो जाएगा? मुश्किल हो जाएगा। क्लियर है? समझ गए? आइए पहले हम ऑर्गेनॉइड संरचना को विचार कर लेते हैं, फिर किस पर विचार करेंगे? तत्काल नोट पर नजर दोहराइए कि कौन कौन सी संरचनाएं ऑर्गेनॉइड्स है। पूरा शरीर सेल से ही बना हुआ है। मेटाप्लास्ट नहीं बोले, मेटाप्लास्ट सेल के अंदर की वो संरचनाएं हैं जो वृद्धि नहीं कर सकता है, निर्जीव संरचना है। जैसे हमारा शरीर सजीव है, शरीर के अंदर जल है कि नहीं? जल क्या है? निर्जीव है। ठीक उसी तरह कोशिका के अंदर भी ढेर सारे निर्जीव संरचनाएं हैं। ठीक है? आपके शरीर में कार्बोहाइड्रेट है कि नहीं? वसा है कि नहीं? वो सब क्या है? आप क्या है?
बस वही टाइप है। बात को समझे कि नहीं समझे? आइए अब स्ट्रक्चर पर आते हैं दोस्तों। पहला चीज जो समझना है वो किसको समझना है? सेल मेम्ब्रेन को समझना है। सेल मेम्ब्रेन हिंदी में कहते हैं कोशिका झिल्ली या प्लाज्मा झिल्ली भी कह सकते हैं आप इसको, ठीक है। कई राइटर सेल मेम्ब्रेन को प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी लिखते हैं। तो ये सेल मेम्ब्रेन क्या है? तो ये हम पहले ही जान चुके हैं कि किसी भी कोशिका का जो सबसे बाहरी घेरा होता है उसे ही क्या कहते हैं? सेल। यानी सेल मेम्ब्रेन क्या है? तो ये कोशिकाओं का सबसे बाहरी घेरा है। क्या है दोस्तों? बाहरी घेरा है। और उसके बाद समझिए कि ये सेल मेम्ब्रेन जो है बहुत ही पतली, लचीली और जीवित संरचनाएं हैं। बहुत ही पतली, लचीली और जीवित संरचनाएं हैं। और जीवित संरचनाएं कहने का मतलब क्या हुआ दोस्तों? कि मान लीजिए गया है फाट, तो ये फट जाएगा तो फिर बन जाएगा। इसी को कहते हैं क्या? जीवित संरचना है। यानी जो संरचनाएं सजीव होती है ना, वो टूट फूट जाने पर अपना मरम्मत स्वयं कर सकती है। जैसे कि ऑर्गेनोइड, इसके विपरीत जो मेटाप्लास्ट संरचनाएं हैं वो टूट फूट जाएगा तो अपना जो भरपाई है स्वयं नहीं कर पाएगा। तो क्या कर पाएगा? कुछ नहीं कर पाएगा, जैसे वैसे रहेगा, ठीक है। तो सेल मेम्ब्रेन जो है किसी सेल का सबसे बाहरी घेरा है। पतली होती है, वैसे सेल पतली कहना तो नाजायज हो जाएगा, क्योंकि सेल ही इतना पतला है कि उसको माइक्रोस्कोप से देखना पड़ रहा है। ऊपर से ये जो है क्या पतला। तो आप कह सकते हैं सेल मेम्ब्रेन किसी सेल का सबसे बाहरी घेरा होता है और ये जीवित होता है, टूट फूट जाने पर स्वतः बन जाता है। और ये 75 एंगस्ट्रॉम, इसकी मोटाई लगभग कितना होता है? 75 एंगस्ट्रॉम होता है। सेल मेम्ब्रेन की मोटाई लगभग कितना? 75 एंगस्ट्रॉम। और एंगस्ट्रॉम के बारे में आप जानते होंगे दोस्तों, 1 एंगस्ट्रॉम बराबर 10 के पावर माइनस 10 मीटर। तो ये सेल मेम्ब्रेन कितना मोटा होता है? 75 एंगस्ट्रॉम मोटा होता है। कितना है? अब ध्यान दीजिए दोस्तों कि सेल मेम्ब्रेन दो चीजों से मिलकर बना होता है, ठीक है। एक लिपिड और दूसरा प्रोटीन। लिपिड और प्रोटीन। लिपिड यानी कि बसा। बसा समझते हैं ना? नहीं समझते हैं तो बसा नाम जानते हैं ना? वही बसा, ठीक है। तो लिपिड और प्रोटीन से मिलकर बना होता है। लिपिड और प्रोटीन को अगर एक साथ बोलना है तो आप क्या बोल सकते हैं? इसको लिपो प्रोटीन बोल सकते हैं। अगर एक साथ बोलना है तो क्या बोल दीजिए? यानी लिपो प्रोटीन में दोनों ही टर्म एक साथ समाहित है। तो सेल मेम्ब्रेन किसका बना होता है? तो सेल मेम्ब्रेन किसी सेल का सबसे बाहरी घेरा होता है। यह 75 एंगस्ट्रॉम मोटा होता है और प्रोटीन का बना होता है। लिपिड और प्रोटीन का बना होता है। क्लियर हो गया? अब थोड़ा सा आप ध्यान दीजिए कि यह सेल मेम्ब्रेन लिपिड और प्रोटीन से किस प्रकार बने होते हैं, इसको हमें समझना है। और सेल मेम्ब्रेन लिपिड और प्रोटीन से किस प्रकार बने होते हैं, इसके संबंध में दो थ्योरी है। कितने? दो थ्योरी है। सेल मेम्ब्रेन लिपिड और प्रोटीन से किस प्रकार बने होते हैं, इसके संबंध में कितने थ्योरी है? दो थ्योरी है। कितने थ्योरी है दोस्तों? पहला थ्योरी है यूनिट मेम्ब्रेन मॉडल। यूनिट मेम्ब्रेन, और यह मॉडल जो है रॉबर्टसन के द्वारा दिया गया है। किसके द्वारा? रॉबर्टसन के द्वारा दिया गया है। किसके द्वारा दिया गया है? रॉबर्टसन के द्वारा दिया गया है। तो सबसे पहले यही प्रश्न आ सकता है कि यूनिट मेम्ब्रेन मॉडल किसके संबंध में है? तो यह कोशिका झिल्ली के संरचना के संबंध में है। किसके संबंध में है? कोशिका झिल्ली के
संरचना के संबंध में है। पता चल गया आपको। और यह मॉडल किसने दिया है? रॉबर्टसन ने दिया है। किसने दिया है? रॉबर्टसन ने दिया है। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, किसने दिया है? रॉबर्टसन ने दिया। अब रॉबर्टसन साहेब ने इस मॉडल में क्या बताए हैं? इसमें यह बताए हैं कि प्लाज्मा झिल्ली या कोशिका झिल्ली या सेल मेम्ब्रेन में ऊपर और नीचे प्रोटीन की परत होती है। अब बीच में किसकी परत होती है? लिपिड की। यानी कि जो कोशिका झिल्ली यानी सेल मेम्ब्रेन 75 एंगस्ट्रॉम मोटा होता है, तो उस 75 एंगस्ट्रॉम में 25 एंगस्ट्रॉम प्रोटीन का लेयर ऊपर में, 25 एंगस्ट्रॉम प्रोटीन का लेयर नीचे में, बचेगा कितना? है 30 न बचा। और सॉरी इसको 20 करते हैं। 20 20 40। 40 में 75 घटा कितना? 35 एंगस्ट्रॉम। तो लिपिड जो है वो कितना पतला परत है? 35 एंगस्ट्रॉम। तो मुख्य रूप से आप समझिए कि यूनिट मेम्ब्रेन मॉडल में रॉबर्टसन ने यह बतलाए हैं कि कोशिका झिल्ली की जो परत है 75 एंगस्ट्रॉम मोटा, उस परत में ऊपर भी प्रोटीन का लेयर, नीचे भी, अब बीच में लिपिड का लेयर, बीच में। तो यूनिट मेम्ब्रेन मॉडल के अनुसार कोशिका झिल्ली में ऊपर और नीचे प्रोटीन की परत होती है, जबकि बीच में किसकी परत होती है? लिपिड की। ये कौन बता रहे हैं? लेकिन रॉबर्टसन के बाद एक नए वैज्ञानिक आए और उन्होंने कोशिका झिल्ली के संरचना के संबंध में एक नए थ्योरी को पेश किए हैं। और उस थ्योरी का नाम है दोस्तों, उस थ्योरी का नाम है फ्लूइड मोजाइक मॉडल। उस थ्योरी का क्या नाम है? फ्लूइड मोजाइक मॉडल। कौन मॉडल? फ्लूइड मोजाइक मॉडल। फ्लूइड यानी तरल, मोजाइक मतलब मोजाइक, मॉडल यानी कि तरल मोजाइक मॉडल। और यह मॉडल जो है यह सिंगर, ठीक है, और निकोलसन ने दिया है। किसने दिया है? सिंगर और निकोलसन नामक साइंटिस्ट दिया है। फ्लूइड मोजाइक मॉडल किसने पेश किया है? सिंगर और निकोलसन। ध्यान दीजिएगा, आपसे पूछेगा कि यूनिट मेम्ब्रेन मॉडल किसने दिया है? रॉबर्टसन। यूनिट मेम्ब्रेन मॉडल के अनुसार सेल मेम्ब्रेन में 3 परत में ऊपर नीचे प्रोटीन का परत, बीच में लिपिड का परत। लेकिन ये जो फ्लूइड मोजाइक मॉडल है, कोशिका झिल्ली का संरचना बताने वाला, ये रॉबर्टसन के यूनिट मेम्ब्रेन मॉडल का ठीक उल्टा है। यानी कि यह मॉडल कहता है कि ऊपर और नीचे लिपिड की परत होती है। ऊपर और नीचे किसकी परत होती है? लिपिड की। और बीच में किसकी परत होती है? प्रोटीन की। बीच में किसकी? तो सेल मेम्ब्रेन प्रोटीन और लिपिड से बनी होती है। सेल मेम्ब्रेन प्रोटीन और लिपिड से बनी होती है। लेकिन लिपिड और प्रोटीन किस तरह व्यवस्थित रहते हैं, इस पर वैज्ञानिकों का एक राय नहीं है। आप देख लिए हैं 2-2 मॉडल चल रहे हैं दोस्तों, 2-2 मॉडल, ठीक है। और 2-2 मॉडल में एक यूनिट मेम्ब्रेन मॉडल है, एक फ्लूइड मोजाइक मॉडल है। क्या है? फ्लूइड मोजाइक मॉडल। क्लियर हो गया? बात को समझ गए? कोई दिक्कत नहीं? कहिए पीछे वाले सब, कोई दिक्कत नहीं ना? वैसे पीछे में सब टैलेंटेड ही बैठता, हमको पता है, ठीक है। क्योंकि जो टैलेंटेड रहता है उसको पढ़ने से मतलब है, वो पढ़ कर सीधा निकलता है। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत ना? अब आइए दोस्तों, सेल मेम्ब्रेन तो समझ गए क्या है, किससे बना हुआ है? प्रोटीन और लिपिड से। प्रोटीन लिपिड किस प्रकार व्यवस्थित है अब समझ ही गए हैं, कोई दिक्कत उसमें नहीं है। अब आइए कि सेल मेम्ब्रेन में एक खास गुण होता है। क्या गुण होता है पता है आपको? कि सेल मेम्ब्रेन जो है ना तो सभी पदार्थों को सेल से बाहर आने देती है, ठीक है।
सभी पदार्थों को ना तो सेल के बाहर आने देती है, न ही सभी पदार्थों को सेल के अंदर जाने देती है। न ही तो सभी पदार्थों को सेल के बाहर आने देती है, न ही सभी पदार्थों को सेल के अंदर जाने देती है। गजब का टैलेंट है दोस्तों, समझे कि नहीं समझे? क्यों? ध्यान दे कि नहीं, सेल मेम्ब्रेन ना तो सभी पदार्थों को सेल के बाहर जाने देती है, न ही सभी पदार्थों को बाहर से सेल के अंदर जाने देती है। सेल मेम्ब्रेन उन्हीं पदार्थों को सेल के बाहर जाने देगा जिसकी जरूरत अब कोशिका को नहीं है, और सेल मेम्ब्रेन उसी पदार्थ को सेल के अंदर जाने देता है जिसकी जरूरत कोशिका को है। यानी कि यह पहचान करता है दोस्तों। क्या करता है? पहचान करता है। और पहचान यह करता है दोस्तों कि कौन पदार्थ सेल की जरूरत की नहीं है उसको बाहर निकाल देना है, और कौन पदार्थ सेल के अंदर जरूरत की है उसे अंदर जाना। सेल मेम्ब्रेन के इस खास गुण के कारण हम कहते हैं कि सेल मेम्ब्रेन जो है वो सेमी परमिएबल है। क्या है? सेमी परमेबल है। सेल मेम्ब्रेन क्या है दोस्तों? सेमी परमेबल है, या इसको आप सेलेक्टिव परमेबल भी कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं? सेलेक्टिव परमेबल भी कह सकते हैं। सेल मेम्ब्रेन सेमी परमेबल है या सेलेक्टिव परमेबल है। और सेमी परमेबल या सेलेक्टिव परमेबल क्यों कहते हैं दोस्तों? क्योंकि ना तो यह सभी पदार्थों को कोशिका के बाहर जाने देती है, न ही सभी पदार्थों को कोशिका के अंदर आने देती। वही पदार्थों को बाहर जाने देगा जिसकी जरूरत अब कोशिका को नहीं है, और उसी पदार्थ को अंदर आने देगा जिसकी जरूरत कोशिका को। इसी खास गुण के कारण हम सेल मेम्ब्रेन को कहते हैं क्या है? सेमी परमेबल है या क्लियर है कि ना है? सेमी परमेबल को हिंदी में अर्ध पारगम कहते हैं दोस्तों। क्या कहते हैं? अर्ध पारगम। ठीक है, तो कभी कभी जो है यह भूमिका निभाता है कि कौन पदार्थ, कभी कभी ने हमेशा सेल मेम्ब्रेन की यह भूमिका रहती है कि कौन अंदर जाएगा और कौन बाहर आएगा। क्लियर है दोस्तों? समझ गए कि नहीं समझ गए? हमको लगता है सेल मेम्ब्रेन के बारे में सारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। ठीक है, सारा कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ होगा। ध्यान दीजिए, सबसे पहले को क्या याद रखना है कि सेल मेम्ब्रेन सेल का सबसे बाहरी घेरा है। सेल का सबसे बाहरी घेरा है। यह बहुत ही लचीली, पतली और जीवित झिल्ली होती है, अर्थात टूट फूट जाने पर इसका निर्माण स्वयं हो जाता है। यह सेल मेम्ब्रेन कितना एंगस्ट्रॉम मोटा होता है? 75 एंगस्ट्रॉम मोटा होता है। कितना? यह सेल मेम्ब्रेन किससे बना होता है? लिपिड और, अब लिपिड और प्रोटीन से सेल मेम्ब्रेन किस प्रकार व्यवस्थित होते हैं इसके संबंध में कितना मॉडल? 2 मॉडल है, यूनिट मेम्ब्रेन मॉडल और फ्लूइड मोजाइक मॉडल। यूनिट मेम्ब्रेन मॉडल यह बतलाता है कि 2 परत प्रोटीन के बीच में एक परत लिपिड का होता है, जबकि फ्लूइड मोजाइक मॉडल ठीक उसका उल्टा है। यह कहता है कि 2 परत लिपिड के बीच एक परत। कोशिका झिल्ली यानी कि सेल मेम्ब्रेन में यह खास गुण है कि यह सभी पदार्थों को बाहर आने नहीं देती है, न ही सभी पदार्थों को सेल के भीतर जाने, या उन्हीं पदार्थों को भीतर जाने देगा जिसकी जरूरत है, और उन्हीं पदार्थों को बाहर निकलने देगा जिसकी जरूरत। इस खास गुण होने के कारण हम कहते हैं कि सेल मेम्ब्रेन क्या है? सेमी परमेबल है या सेलेक्टिव परमेबल। क्लियर हो गया? कोई दिक्कत नहीं ना? आइए सेल मेम्ब्रेन के कार्य को हम समझते हैं। सेल मेम्ब्रेन के क्या कार्य हैं सेल के लिए? सेल मेम्ब्रेन के क्या कार्य हैं? सबसे पहला कार्य तो यही है कि यह सेल को एक निश्चित आकृति प्रदान करता है। नहीं करता जी? सेल मेम्ब्रेन ही नहीं रहेगा तो कोई निश्चित आकृति होगा जी? नहीं होगा। तो सेल मेम्ब्रेन का सबसे जो मुख्य कार्य होता है दोस्तों वो ये कि यह सेल को एक निश्चित आकृति प्रदान करता है। दूसरा काम होता है कि एक सेल दूसरे सेल से जो अलग हो पाते हैं वो किसके बदौलत?
सेल मेम्ब्रेन के बदौलत एक सेल दूसरे सेल से जो अलग हो पाते हैं वो किसके बदौलत? सेल। तो सेल को एक निश्चित आकृति प्रदान करता है उसका सेल मेम्ब्रेन। सेल मेम्ब्रेन कोशिका को दूसरे कोशिका से या कोशिका को बाहरी वातावरण से अलग करने में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। और सबसे बड़ी भूमिका सेल मेम्ब्रेन की किस रूप में है? सेमी परमेबल के रूप में है। या सेमी परमेबल की भूमिका अदा करके उन पदार्थों पर नियंत्रण रखती है जो पदार्थ सेल के अंदर जाने वाला है या जो पदार्थ सेल के बाहर निकलने वाला है। ये इसका सबसे मेन काम है सेल मेम्ब्रेन का, कि यह इस बात पर नियंत्रण रखता है कि कौन पदार्थ सेल के अंदर जाएगा और कौन पदार्थ सेल के बाहर जाएगा। क्लियर हो गया? अगला कार्य होता है दोस्तों, जैसे हम लोग चलते फिरते हैं किसके सहायता से? पैरों की सहायता से चलते फिरते हैं ना हम लोग। किसके सहायता से चलते फिरते हैं? पैरों। पैर को प्रचलन अंग कहते हैं। पैर को क्या कहते हैं? प्रचलन अंग कहते हैं। उसी तरह सूक्ष्म जीव, सूक्ष्म जीव के बारे में आप जानते होंगे, नहीं जानते तो कोई बड़ी बात नहीं है, जानिएगा। तो सूक्ष्म जीव जो होते हैं वो आंखों से नहीं दिखते हैं। जैसे बैक्टीरिया हो गया, प्रोटोजोआ हो गया, उसमें भी चलने फिरने वाले अंग होते हैं, प्रचलन अंग होते हैं। और जो एक कोश के अर्थात सूक्ष्म जीवों का प्रचलन अंग का नाम है सीलिया हो गया, फ्लैजिला हो गया। इसका नाम सुने हैं? फ्लैजिला हो गया, सीडोपोडिया हो गया। क्या हो गया? सीडोपोडिया हो गया। सीडोपोडिया को हिंदी में कहते हैं कूटपाद। क्या कहते हैं? कूटपाद। फ्लैजिला को हिंदी में भी फ्लैजिला ही कहते हैं, सीलिया को हिंदी में भी सीलिया कहते हैं। ये जो सीलिया है, फ्लैजिला है, कूटपाद है, ये सब एक कोशिकीय जीवों का प्रचलन अंग है। एक कोशिकीय जीवों का अर्थात सूक्ष्म जीवों का, जो आंख से नहीं दिखते। जैसे हम लोगों का प्रचलन अंग हमारा टांग है, उसी तरह सूक्ष्म जीवों में भी गति करने के लिए अर्थात एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाने के लिए दोस्तों क्या पाए जाते हैं? सीलिया पाए जाते हैं, फ्लैजिला पाए जाते हैं और सूडोपोडिया पाए जाते हैं। ठीक है? तो ये जो आप देख रहे हैं सीलिया, फ्लैजिला, कूटपाद, ये कोशिकीय जीवों में किसके द्वारा बनते हैं? ये जो सीलिया, फ्लैजिला, सीडोपोडिया है, या एक कोशिकीय जीवों में किसके द्वारा बनते हैं? किसके द्वारा बनते हैं दोस्तों? सेल मेम्ब्रेन के द्वारा बनते हैं। किसके द्वारा बनते हैं? सेल मेम्ब्रेन के द्वारा बनते हैं। एक कोशिकीय जीवों के प्रचलन अंग सीलिया, फ्लैजिला, कूटपाद, इसका निर्माण किससे होता है दोस्तों? सेल मेम्ब्रेन से होता है। किससे होता है? सेल मेम्ब्रेन से। क्लियर हो गया? बात को समझ रहे हैं? कोई दिक्कत है? सेल मेम्ब्रेन खत्म हो गया, इतने बात याद रखना है। इतना बात याद नहीं रखिएगा, नौकरी नहीं होगा। ठीक है? पैसा दीजिएगा, पैसा ठग लेगा। ठीक है? विधायक संसद का ठग लेता है, आप तो आम आदमी है। इसीलिए अभी से पढ़िए, और जितना पढ़ा रहे हैं सब पढ़िए, क्योंकि छांट कर ही हम नोट बनाए हैं। उसमें भी छांटिएगा, परीक्षा से छटा जाइए। क्लियर है? सेल मेम्ब्रेन में कोई दिक्कत नहीं ना? कोई दिक्कत नहीं ना? कोई दिक्कत? सेल मेम्ब्रेन किससे बना है? सेल मेम्ब्रेन लिपिड और प्रोटीन से। लिपिड और सेल मेम्ब्रेन कितना मोटा? 75 मीटर। सीलिया, फ्लैजिला का निर्माण किसके द्वारा? सेल मेम्ब्रेन के द्वारा। सेल मेम्ब्रेन के संबंध में दो मॉडल है, एक यूनिट मेम्ब्रेन मॉडल और दूसरा और फ्लूइड मोजाइक मॉडल। ऑनलाइन वाले दोनों ही मॉडल को नोट कर लीजिएगा। ठीक है? हिंदी में नहीं लिख रहे हैं। अरे दोस्तों, हिंदी इंग्लिश में नाम एक ही जैसे है। जैसे कि मेटाप्लास्ट को लिखेंगे ऐसे, ठीक है? मेटाप्लास्ट। ऑर्गेनॉइड ऐसे लिखेंगे हिंदी में। जहां पर हिंदी नाम होगा ना, वहां पर लिख देते हैं।
जैसे सूडोपोडिया को हिंदी में क्या कहते हैं? कूटपाट। फ्लैजिला को ऐसे ही लिखते हैं हिंदी में। तो दोस्तों टेंशन नहीं लेना है, और हम जो आपको नोट्स दिए हैं उसमें प्योर हिंदी है कि ना है? ठीक है, इसीलिए हिंदी वाले सबको तो एकदम दिक्कत नहीं होगा। कुछ ऑनलाइन वाले को हिंदी में दिक्कत हो रहा है, नोट्स में हिंदी में है सानू। ठीक है सानू, ठीक है। नहीं ऑनलाइन को जरा ऑनलाइन वाले को देखना पड़ेगा जी। ठीक है दोस्तों, हिंदी में भी समझा रहे हैं, हम तो शुद्ध हिंदी बोलते हैं। बहुत आदमी धरफरा जाते हैं, सर क्या बोलते हैं? बोलते हैं ये हिंदी है। हिंदी है तो कहां पर है? कहिए यहीं पर है। ठीक है, क्लियर है? तो हम शुद्ध हिंदी बोलते हैं, और पटना के इकलौते मास्टर हैं कि हम शुद्ध हिंदी बोलते हैं। ठीक है, बहुत बहुत कम लपेटते हैं, है कि नहीं है? आते हैं दोस्तों, पहला चीज क्लियर हो गया। अब हम क्या बोले थे कि जो बाहरी घेरा है वो क्या हो गया? सेल मेम्ब्रेन हो गया, और बीच में न्यूक्लियस होता है। अब थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, थोड़ा सा दोस्तों, आपने पेड़ पौधा को जरूर देखा होगा। क्या आपने पेड़ पौधा को जो देखे होंगे, इतना तो अनुभव किए होंगे कि मौसम का जो परिवर्तन होता है ना, उसका असर पौधों पर बहुत कम पड़ता है। पता है जी? अभी गर्मी है, ठीक है, गर्मी बीतेगा, ठंडी आएगा, हम तुरंत रजाई निकाल लेंगे, नहीं रहेगा खरीद लेंगे, क्या जी? लेकिन पौधा को देखते हैं कि कोई आदमी पौधा के लिए फिक्रमंद होता है जी, पौधा के लिए भी रजाई खरीद लेते हैं। फिर उसी तरह जैसे सर्दी से भी गर्मी आ गया, हम लोग पंखा में रह रहे हैं, एसी चला रहे हैं, पौधों को कोई है दिक्कत नहीं है। लेकिन बहुत ज्यादा गर्मी आएगा तो उसमें पौधा भी झुलस जाते हैं, बहुत ज्यादा ठंडी होती है तो उसमें पौधा भी मर जाते हैं। लेकिन एक बात का तो अंदाजा आपको होगा ही दोस्तों कि मौसमी परिवर्तन का जो प्रभाव जीव जंतुओं पर पड़ता है, उतना प्रभाव पेड़ पौधे पर नहीं पड़ते। इसमें कोई दो राय है नहीं है। राज क्या है इसका? ठीक है, आखिर ऐसा क्यों होते हैं दोस्तों? इसका भी राज कोशिका में ही छिपा हुआ है। जो पौधे के कोशिका है वो हम लोगों के अर्थात जंतुओं के कोशिका के तुलना में कुछ ज्यादा ही मजबूत है कि ना है? वैसे भी मजबूती का अंदाजा आप इसी बात से लगा लीजिएगा, पौधे पर आप चढ़ जाते हैं, 10-10 आदमी चढ़ जाता है। हाँ जी, एक आदमी के कान्हा पर 4 आदमी चढ़ जाएगा, फसक जाएगा, है कि ना है? तो इतना तो अंदाजा होगा ही होगा कि पौधे की मजबूती निश्चित ही जंतुओं के शरीर के मजबूती से कई गुना ज्यादा होती। तो आखिर क्या कारण है कि पौधों पर मौसमी परिवर्तन का मार भी बहुत कम पड़ता है, और क्या कारण है कि पौधे की मजबूती जंतुओं के शरीर में कुछ ज्यादा ही होती है? इसका कारण है पौधे का कोशिका। पौधे का कोशिका का जो है, पौधे के कोशिका में सेल मेम्ब्रेन का तो लेयर होता ही होता है, उसके ऊपर में भी एक लेयर होता है दोस्तों, उसके ऊपर में भी एक लेयर होता है। यानी कि हम लोगों के कोशिका को सिंगल बॉडीगार्ड, पौधे के कोशिका को डबल बॉडीगार्ड, है कि ना है? यानी कि पौधे के जो कोशिका होते हैं दोस्तों, उसमें कोशिका झिल्ली के ऊपर भी एक झिल्ली होती है, और इस झिल्ली का नाम क्या है? सेल वॉल है। क्या है? कोशिका झिल्ली के ऊपर जो एक झिल्ली है उसे सेल वॉल यानी कोशिका भित्ति कहते। लेकिन दोस्तों ध्यान दीजिएगा, कोशिका भित्ति न तो कोशिका झिल्ली के समान अर्धपारगम होता है, न ही यह जीवित होता है। अर्थात आपको हम बताए थे कि कोशिका टूट फूट जाता है तो अपना मरम्मत स्वयं कर लेता, वो क्षमता सेल वॉल में नहीं है। यानी कि सेल वॉल और सेल मेम्ब्रेन की प्रकृति मिलती नहीं है, बिल्कुल क्या है? अलग अलग है। यानी कि सेल
मेम्ब्रेन यानी कोशिका झिल्ली अर्ध पारगम होता है, लेकिन कोशिका भित्ति यानी सेल वॉल अर्ध पारगम। तो फिर कैसा होता है? तो पारगम ही होता है, परमेबल होता है। सेल वॉल क्या होता है दोस्तों? परमेबल होता है। सेल वॉल क्या होता है? परमेबल होता है, मतलब हर कुछ इससे होकर जा सकता, हर कुछ निकाल सकता है, कोई रोक टोक नहीं है। जिसको जाना है जाते जाओ, जिसको निकलना है निकलते जाओ। हम क्या करेंगे? कुछ नहीं करेंगे, देखबो नहीं करेंगे। यही काम है किसका? सेल वॉल। तो सेल वॉल पारगम होता है, हर चीज इससे होकर जा सकता, हर चीज इससे निकल सकता। क्लियर हो गया? बात को समझ गए? अब कहिएगा कि ये सेल वॉल बना किससे है? तो दोस्तों ये सेलुलोज से बना होता है। किससे? सेलुलोज से। सेल वॉल किससे बने होते हैं? सेलुलोज से। सेलुलोज एक प्रकार का कार्बोहाइड्रेट है, कार्बोहाइड्रेट है और कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट है। क्या है? कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट है। तो ये सेलुलोज से बना होता है। सेल वॉल किससे बना होता है? सेलुलोज से। कुछ और जीव है जिसमें सेल वॉल होता है, वो अलग चीजों से यानी सेलुलोज से ना बनकर अलग चीजों से बना होता है। हम उस जीव पर जाएंगे ना तो उस पर भी विचार करेंगे। लेकिन जब पौधों की बात करते हैं तो उसमें कोशिका होती है। ठीक है, जब पौधों की बात करते हैं तो उसमें क्या होती है? कोशिका भित्ति होती है। और कोशिका भित्ति में क्या होता है? सेल वॉल होता है। सॉरी, कोशिका भित्ति को इंग्लिश में क्या कहते हैं? सेल वॉल कहते हैं। अब आइए कि यह सेल वॉल का क्या काम है? सेल वॉल का एक काम तो है ही कि यह कोशिका झिल्ली को सुरक्षा देगा, है कि ना है? एक काम तो इसका कोई भी बता सकता है कि कोशिका झिल्ली के ऊपर में है तो कोशिका झिल्ली को क्या करेगा? लेकिन इसका काम यह है कि ये पौधों को मजबूत बनाता है। तो पौधा की कोशिका जंतु अर्थात हम लोगों की कोशिका से कई गुना ज्यादा मजबूत होते हैं। मजबूती का राज कहां छिपा हुआ है? सेल वॉल में। दोस्तों अगर हम लोगों में भी सेल वॉल होता तो समझ भर दिन मार करते रहते। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, मारो मारो मारो। ठीक है, जैसे अभी जाते हैं ना, जाते हैं अब पेड़ का एक टहनी तोड़ लिए, असर पड़ता है पेड़ पर? नहीं, दूसरा टहनी निकल के तैयार है। ठीक है, तो वैसे अगर जंतुओं के शरीर में जो अगर सेल वॉल होता, जंतु भी क्या होता है? बहुत ज्यादा मजबूत होता है। अभी दिन में एक मार करेगा तो भर दिन में 4-5 मार कर लेता। क्या जल जाने से कोई डर नहीं होता नहीं। बुलेट भी मारता तो एक बुलेट में नहीं मरता, 4 बुलेट में मरता। क्या? तो ये सब बात है, कोई दिक्कत है? तो सेल वॉल का पहला काम है कि यह कोशिका झिल्ली को क्या देता है? सुरक्षा देता है। दूसरा बात, कोशिश पौधे के कोशिका को यह क्या करता है? मजबूत बनाता है। और सबसे बड़ी बात है कि पौधे के कोशिका को सूखने से बचाता है। किससे बचाता है? पौधा के कोशिका के भीतर नमी हमेशा बनी रहती है। किसके बदौलत? सेल वॉल के बदौलत। सेल वॉल पौधे के कोशिका में नमी हमेशा बरकरार रखता है, कभी सूखने नहीं देता। क्लियर है? सेल मेम्ब्रेन समझे, सेल वॉल समझे, बाउंड्री क्लियर हो गया है। अब बाउंड्री के अंदर जाएंगे और ये वाला भाग क्या है? साइटोप्लाज्म। सेल मेम्ब्रेन समझ गए दोस्तों, सेल वॉल समझ गए। आइए तीसरा चीज जो आपको समझना है वो है साइटोप्लाज्म। अब आप कहिएगा साइटोप्लाज्म क्या है? तो हम कहेंगे शुरू में बता चुके हैं। बता चुके हैं कि नहीं बता चुके? फिर से बता रहे हैं, समझिए। ये जी है सेल मेम्ब्रेन और बीच में होगा क्या? न्यूक्लियस। और न्यूक्लियस और सेल मेम्ब्रेन के बीच जो कुछ भी है वो क्या है? साइटोप्लाज्म। क्लियर हो गया? अब कहिएगा कि ये साइटोप्लाज्म कैसा होता है दोस्तों? तो ये तरल होता है। क्या होता है? तरल होता है, लिक्विड टाइप का होता है। और जैसे ही लिक्विड है दोस्तों, इसका अधिकांश भाग कौन तैयार करेगा? कौन तैयार करेगा? चल, यानी कि
कोशिका द्रव, जिसको इंग्लिश में साइटोप्लाज्म कहते हैं, और साइटोप्लाज्म जीव द्रव का ही हिस्सा है, और साइटोप्लाज्म प्रोटोप्लाज्म अर्थात जीव द्रव का वह हिस्सा है जो न्यूक्लियस और सेल मेम्ब्रेन के बीच में है कि ना है। और इसकी प्रकृति कैसी है साइटोप्लाज्म की, तो ये तरल पदार्थ के समान है। तरल मतलब पूरा तरल नहीं, यानी कि पानी है, शहद देखे है, अलकतरा पिघला हुआ देखे है, उस टाइप का होता है कौन, साइटोप्लाज्म। यानी बहुत ही गाढ़ा द्रव है, गाढ़ा लिक्विड है, जिसका सर्वाधिक भाग बना हुआ है। वैसे कोशिका का सर्वाधिक भाग जल से बना होता है। कोशिका तो छोड़िए, मानव के शरीर का ही सर्वाधिक भाग किससे बना हुआ है, जल से बना हुआ। जल बहुत ही महत्वपूर्ण चीज है, जल बहुत ही महत्वपूर्ण चीज। तो अरे साउंड वाला ठीक ना, आज बहुत गड़बड़ा रहा है साउंड। ओके ऑनलाइन वाले सब बोलिए साउंड ठीक है। ओके दोस्तों, आवाज आ रही है, आवाज आ रही है ना। अरे कोई है वहां पे, अरे जाके बोलो साउंड को ठीक कराएगा, ठीक है। आइए दोस्तों, अब किसको समझते हैं, साइटोप्लाज्म को, ठीक है। तो साइटोप्लाज्म का अधिकांश भाग किससे तैयार होता है, पानी से तैयार होता है। अब पानी के बाद इसमें क्या रहता है, पानी के बाद वो हर कुछ इसमें रहता है जो हम भोजन के माध्यम से लेते। पानी के बाद क्या रहता है, 30 से अधिक प्रकार के तत्व रहते हैं इस साइटोप्लाज्म में। लेकिन समझिए कि हर वो चीज रहता है इस साइटोप्लाज्म में पानी के बाद जो हम भोजन के माध्यम से ग्रहण करते। कार्बोहाइड्रेट ग्रहण करते हैं, प्रोटीन, जल तो है ही, जल तो बोल ही दिया है, ठीक है। कोई भी अगर कोई गड़बड़ चीज है वो भी मौजूद रहता है कहां पर, साइटोप्लाज्म। गड़बड़ चीज भी अगर लीजिएगा, जैसे कोई गुटखा खाता है, निकोटीन कहां पर जाकर लश्कल रहेगा, साइटोप्लाज्म। क्लियर हो गया, समझ गए। तो साइटोप्लाज्म प्रोटोप्लाज्म का हिस्सा है, वह हिस्सा है जो न्यूक्लियस और सेल मेम्ब्रेन के बीच में रहता है, जो न्यूक्लियस और सेल मेम्ब्रेन के बीच में रहता है। क्लियर हो गया। अब ध्यान दीजिए दोस्तों कि हम बताए थे कि साइटोप्लाज्म के अंदर ढेर सारे स्ट्रक्चर, साइटोप्लाज्म के भीतर, और उन स्ट्रक्चर को कितने भागों में बांटते थे, ऑर्गेनॉइड और मेटाप्लास्ट। बात को समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे, कोई दिक्कत नहीं ना है। अब उस संरचनाओं के बारे में पढ़ेंगे। किसके बारे में पढ़ेंगे दोस्तों, संरचनाओं के बारे में पढ़ेंगे। क्लियर हो गया। पहला संरचना पर आइए, और जितने भी संरचना पढ़ेंगे वो कहां पर होगा, साइटोप्लाज्म होगा। जितना भी संरचना पढ़ेंगे किसमें होगा, साइटोप्लाज्म होगा। और संरचना दो प्रकार के होते हैं, पहले क्लियर कर दिया है, मेटाप्लास्ट और ऑर्गेनॉइड। क्लियर हो गया, कोई दिक्कत नहीं है। अब ध्यान दीजिए दोस्तों कि हम पहले समझते हैं एक एक करके उन संरचनाओं को। और पहला नाम है इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। इंडोप्लाज्मिक शॉर्ट में इसे क्या कहते हैं, ईआर कहते हैं। हिंदी में अंतःप्रद्रवी जालिका, कोई दिक्कत है। आइए इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को हम समझ लेते हैं। इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो है यह साइटोप्लाज्म में होता है।
इसकी संरचना जब हम इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप को लेकर अगर इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को देखेंगे तो दोस्तों ये कैसे दिखाई पड़ता जानते हैं? महीन जाल के समान दिखाई पड़ता है। किसके समान दिखाई पड़ता है? महीन जाल के समान संरचनाएं दिखाई पड़ते हैं, और वो भी जाल उलझी हुई जाल के समान। तो इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की आकृति महीन जाल और ये जो है नली आकार की जाल है। कैसी जाल है? नली आकार की जाल है। तो इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की संरचना इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से देखने पर यह नलियों का घना जाल के समान दिखाई पड़ती है। कैसे दिखाई पड़ती है दोस्तों? नलियों के समान घना जाल के समान दिखाई पड़ती है। नलियों के समान घना जाल के समान दिखाई पड़ती है। नलियों के समान घना जाल के समान दिखाई पड़ती है, और वैसे नहीं इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में दिखाई पड़ती है। क्लियर है? अब देखिए कि कभी कभी यह नलियों के समान जो घना जाल है कभी कभी इतना बड़ा रहता है कि इसका एक सिरा न्यूक्लियस से तो दूसरा सिरा कोशिका झिल्ली से जुड़ा रहता है। कभी कभी यह इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की जो जाल जैसी संरचनाएं हैं यह इतनी बड़ी होती है कि इसका एक सिरा सेल के न्यूक्लियस से तो दूसरा सिरा सेल के सेल मेम्ब्रेन से जुड़ा रहता है। इतनी बड़ी होती है। उसके बाद यह कहां रहती है? पूरे कोशिका द्रव में, यानी कि कोशिका द्रव के किसी एक साइड में नहीं रहती, पूरे कोशिका द्रव में बिखरी पड़ी रहती है, पूरे कोशिका द्रव में। तो इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का संरचना कैसा है ये बात को समझे। महीन नलियों का बना जाल, महीन नलियों का बना जाल के समान दिखता है। खुली आंख से दिखेगा कि माइक्रोस्कोप से? सिंपल की इलेक्ट्रॉन से? इलेक्ट्रॉन से। वेरी गुड। अब दोस्तों साइटोप्लाज्म में जितने भी इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम रहते हैं, ध्यान दीजिएगा, साइटोप्लाज्म में जितने भी इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम रहते हैं सभी एक जैसे नहीं होते हैं। सभी एक जैसे नहीं होते हैं। कैसे होते हैं दोस्तों? कुछ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के ऊपर गोलाकार गोलाकार गोलाकार, ठीक है, गोलाकार 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 संरचनाएं दिखाई पड़ती है। कुछ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ऐसा रहता है कि जिसके सतह पर गोलाकार गोलाकार संरचनाएं रहती है, जबकि कुछ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है उसके सतह पर कुछ नहीं रहता है। ध्यान दिए बात को। इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जितने भी साइटोप्लाज्म में होते हैं सभी देखने में एक जैसे नहीं होते हैं। कुछ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ऐसे होते हैं सेल के अंदर जिस पर गोलाकार गोलाकार संरचनाएं रहती है, और कुछ पर बिल्कुल बिल्कुल कुछ भी नहीं रहता, बिल्कुल कुछ भी नहीं रहता। क्लियर है बात? समझ गए? कोई दिक्कत है? अब ध्यान दीजिए दोस्तों, जिस पर गोलाकार गोलाकार संरचनाएं रहती है उसे रफ ईआर कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? रफ ईआर कहते हैं। जिस पर कोई गोलाकार संरचना नहीं रहती उसे क्या कहते हैं? स्मूथ ईआर कहते हैं। क्या कहते हैं? यानी कि ईआर कितने प्रकार के दोस्तों? दो प्रकार के ईआर। कितने प्रकार के? दो प्रकार के, रफ ईआर और रफ ईआर उसको कहते हैं जिसके सतह पर गोलाकार 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 संरचनाएं पाई जाती है, और स्मूथ ईआर वो है जिस पर कोई संरचनाएं। अब आप जरा सा ध्यान दीजिए कि रफ जिसके कारण हुआ है रफ, उस संरचना का नाम है राइबोसोम। ये इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के सतह पर जो गोलाकार 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 संरचनाएं आप देख रहे हैं, ये संरचनाओं का नाम है राइबोसोम, अर्थात रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम राइबोसोम की उपस्थिति के कारण ही क्या हो गया है? रफ हो गया है। और अगर स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम स्मूथ है तो किसके अभाव में स्मूथ है? राइबोसोम। क्लियर है ना?
और यह एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम भी लिपिड और प्रोटीन का बना होता है। या आप सीधे कह सकते हैं कि कोशिकाओं की और कोशिकाओं के संरचनाओं की अधिकांश निर्माण लिपिड और प्रोटीन से ही होता है। ये जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम देख रहे हैं दोनों लिपिड और प्रोटीन अर्थात लिपोप्रोटीन से ही बनी होती है। क्लियर हो गया? समझ गए? कोशिका द्रव के अंदर महीन पतली नलियों का जाल क्या कहलाता है? ईआर कितने प्रकार के? राइबोसोम वाला ईआर क्या कहलाता है? रॉप कहलाता है। अब दोस्तों ध्यान दीजिए, इस एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की काम ठीक उसी तरह है कोशिका के लिए जिस तरह मानव के शरीर के लिए मानव की हड्डियों की भूमिका है। आप कल्पना कीजिए कि आपके शरीर में एक भी हड्डी नहीं हो। अरे पहले कल्पना कीजिए कर हम मर जाएंगे, ठीक है? डरपोक आदमी सबसे पहले मरिए जाता है। ध्यान दीजिए, अगर आप कल्पना कीजिए कि आपके शरीर में एक भी हड्डी ना हो, कैसा दिखेंगे? एक भी हड्डी नहीं रहेगा, आपके शरीर का कोई संरचना ही नहीं रहेगा, ठीक है? बस वाला सब बोरा में भर भर के रखेगा, 10 आदमी कहां डिक्की में है, ठीक है? क्योंकि हड्डी नहीं है और दाब दाब के भरेगा। यानी हड्डियों के अभाव में शरीर की कोई संरचना ही नहीं होगी। ठीक उसी तरह कोशिका का जो ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है निकाल देंगे ना, कोशिका पच जाती, एकदम पचक जाएगा जी, ऐसे हो जाएगा, ऐसे हो जाएगा, ठीक है? उसके बाद इसको दाब देंगे, पचक जाएगा। क्लियर रहेगा? पचकना समझते हैं ना? हाँ, यानी कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की भूमिका कोशिका के लिए उतना ही महत्वपूर्ण है जितना हम लोगों के शरीर के लिए हड्डी का भूमिका है। और यही कारण है कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को कोशिका का स्केलेटल सिस्टम कहते हैं। क्या कहते हैं? स्केलेटन सिस्टम कहते हैं, यानी कि कंकाल तंत्र कहते हैं। कोशिका का कंकाल तंत्र किसे कहा जाता है? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का। क्यों कहा जाता है इस बात को आप समझे कि नहीं समझे? क्लियर हो गया ना? अब आइए कि इसका कार्य क्या है। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का कार्य, ये ट्रांसपोर्टिंग का भूमिका अदा करता है। मान लीजिए कि कोशिका द्रव के इस भाग में किसी चीज की कमी हो गई और वो भाग यहां पर है, तो वो पदार्थ इसमें घुसेगा और यहां निकलेगा। यानी कोशिका के अंदर परिवहन की व्यवस्था बनाकर रखता है कौन? यानी कि कोशिका द्रव यानी कि साइटोप्लाज्म के भिन्न भिन्न भागों में अगर किसी चीज की कमी हो गई है तो वो अन्य भागों से एंडोप्लाज्मिक उठा कर उसे उन भागों तक पहुंचा देगा जहां उसकी क्या है? कमी है। लेकिन दोस्तों यह परिवहन की भूमिका तो निभाता है, लेकिन मुख्य रूप से प्रोटीन का परिवहन करता है। किसका? सभी प्रकार के पदार्थों का परिवहन करने की क्षमता इसमें नहीं है। तो इस एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का मुख्य काम जो है यह परिवहन के कार्यों को संपन्न करती है। परिवहन कहां करती है? तो कोशिका द्रव अर्थात साइटोप्लाज्म के एक भाग से दूसरे भाग में, और मुख्य रूप से यह प्रोटीन का परिवहन करती है। उसके बाद ये जो रफ ईआर है दोस्तों, इसका काम है वसा और कोलेस्ट्रॉल का संश्लेषण करना। रफ ईआर क्या करता है? वसा और कोलेस्ट्रॉल का क्या करता है? संश्लेषण करता है। कोलेस्ट्रॉल का क्या करता है? संश्लेषण करता है। क्या करता है दोस्तों? संश्लेषण करता। अब कहिएगा कि यह संश्लेषण का मतलब हम नहीं जानते हैं, तो टेंशन नहीं लीजिए क्योंकि हम जानते हैं और आपको हम बताते हैं, ठीक है? संश्लेषण, अब यह संश्लेषण क्या है? तो वसा और कोलेस्ट्रॉल का संश्लेषण।
हम जो भोजन करते हैं, हम जो भोजन करते हैं दोस्तों, उसमें वसा रहता है। उसमें क्या रहता है? वसा रहता है। और वसा पच करके फैटी एसिड बन जाता है। अगर नहीं पता है तो समझिए कि हम जो भोजन करते हैं उसका अंतिम रूप से पाचन हमारी छोटी आंत में हो जाता है। और छोटी आंत में जब वसा का पूरा पाचन हो जाता है तो वो फैटी एसिड और ग्लिसरॉल में बदल जाता है। वो किस में बदल जाता है? और फिर फैटी एसिड और ग्लिसरॉल को ब्लड हमारे सभी कोशिकाओं तक पहुंचा देता है। और हमारा कोशिका का ये जो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है उस फैटी एसिड और ग्लिसरॉल को जोड़कर पुनः नए टाइप का क्या बनाता है? वसा बनाता है। यानी कि बनाने का तात्पर्य हुआ दोस्तों कि जो कोशिका के पास पहुंचा है उसको जोड़कर पुनः उन चीजों का निर्माण करना जो शरीर के जरूरत के लिए है। अब जानते हैं हम जो प्रोटीन खाते हैं वो भी अमीनो एसिड के रूप में पचता है और कोशिका के पास अमीनो एसिड पहुंचता है। कोशिका का भिन्न भिन्न भाग अमीनो एसिड को जोड़कर पुनः नए सिरे से क्या करता है? प्रोटीन बनाता है। नए सिरे से निर्माण होना ही क्या कहलाता है? संश्लेषण कहलाता है। तो इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का मुख्य काम परिवहन का है, खासकर प्रोटीन के परिवहन का है। उसके बाद रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम वसा और कोलेस्ट्रॉल के संश्लेषण में भूमिका अदा करती है, अर्थात कोशिकाओं के भीतर वसा और कोलेस्ट्रॉल का निर्माण करती है। क्लियर हो गया? उसके अलावे रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम या स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हमारे लीवर में, हमारे यकृत में बहुत ज्यादा मात्रा में होता है। मानव का जो लीवर है या मानव के ऐसे अंग जहां कुछ ना कुछ चीजों का निर्माण होता है, मानव के ऐसे अंग जहां कुछ ना कुछ चीजों का निर्माण होता है, उस भाग के अंगों के उत्तकों में ये कोशिका, ये जो इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है बहुत ज्यादा होता है। मानव के ऐसे अंग जहां कुछ ना कुछ चीजों का निर्माण होता है, जैसे ग्रंथि में हार्मोन का निर्माण होता है, बाह्यस्रावी ग्रंथि में एंजाइम का निर्माण होता है। तो ऐसे भाग जहां कुछ ना कुछ चीजों का निर्माण होता है ना, उन भागों के अंगों में, अंगों के कोशिका में सबसे ज्यादा क्या रहता है? इंडोप्लाज्मिक। लीवर जो है मानव का या कोई भी स्तनधारी प्राणी का जो लीवर है उसमें इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बहुत ज्यादा रहता है और लीवर को विषैले पदार्थ को विषहीन करने में मदद करता है। कौन? इंडोप्लाज्मिक। क्लियर हो गया? इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की संरचना इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से देखने पर महीन और नलियों के जाल के समान दिखाई पड़ती है। यह दो प्रकार के होते हैं, रफ और स्मूथ। रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम राइबोसोम की उपस्थिति के कारण होता है। यह कोशिकाओं का कंकाल तंत्र कहलाता है क्योंकि इसके अभाव में कोशिका पचक जाएगा, उसकी अंदर से कोई स्ट्रेंथ नहीं रह जाएगी, कोई संरचना नहीं रह जाएगी। क्लियर है? बात समझ गए? उसके बाद कार्यों को हम समझ ही लिए हैं। अब जरा उन वैज्ञानिकों को याद करना तो जरूर बनता है जिन्होंने इतने बातों का पता लगाए हैं। तो इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को सबसे पहले खोजा था पोर्टर, कलमैन, पोर्टर, क्लाउडे और फूलम नामक साइंटिस्ट ने। किसने खोजा था? पोर्टर, क्लाउडे और फूलम नामक साइंटिस्ट ने। आगे चलकर पोर्टर और कलमैन ने इसका नाम क्या रखा? ईआर रखा। क्या रखा? ईआर रखा। ईआर को समझे? एक बार नोट पर नजर दौड़ाइए, तो कोई दिक्कत होगा तो हम बताएंगे, नहीं तो आगे बढ़ेंगे।
क्या कोई दिक्कत? और शुरुआत में थोड़ा स्लो स्लो करते हैं, ठीक है। जैसे ही एक्सेप्ट करने लगिएगा बातों को, उसके बाद स्पीड बढ़ा देंगे, ठीक है। हाँ, और जो भी पढ़ाएंगे आपको पूरा पढ़ाएंगे, पूरा। ये नहीं कि ये छोड़ दिए वो छोड़ दिए। हमसे बायोलॉजी पढ़कर आप किसी भी एग्जाम में बैठिए, टॉप करने के अलावा कोई विकल्प नहीं बचेगा आपको, ठीक है। अरे हला, उसके बाद पढ़ाने का क्या व्यवस्था है, हम पहले भी बताए कि आपको थ्योरी पढ़ा देंगे और उसके बाद क्वेश्चन भी करवा देंगे। उसके बाद आपको नौकरी नहीं होगा, उसका एकमात्र कारण होगा कि घर पर आप पढ़वे नहीं किए। कोचिंग कोई भर दिन आएगा, कोचिंग में कतबो पढ़ लेगा, उसको नौकरी तब तक नहीं होगा जब तक वो घर पर नहीं पढ़ेगा। दोस्तों, बिना कोचिंग किए नौकरी किया जा सकता है, लेकिन बिना घर पर पढ़े नौकरी नहीं किया जा सकता है। ये सब याद रखिएगा, ठीक है। ऐसा नहीं कि कोचिंग आ रहे हैं, कोचिंग जा रहे हैं, नौकरी हो जाएगा, नहीं। घर पर बैठकर पढ़ना बहुत जरूरी है। और ध्यान दीजिए दोस्तों, उम्र है पढ़ने का, उम्र है पढ़ने का, सिवा कुछ भी करिएगा नौकरी नहीं होगा। क्योंकि बहुत आदमी केवल पढ़ ही रहे हैं और सीट की स्थिति क्या है, बात क्या करें जी, गड़बड़ करते हैं, ठीक है। और सीट की स्थिति क्या है, बहुत कम है। कितना सीट आप देख रहे हैं ना, तो मारा मारी दोस्तों बहुत है। और हमको बहुत आदमी बोलता है कि आप विद्यार्थी को भड़काते हैं, कल भड़काते नहीं, सच्चाई बताते हैं, ठीक है। तो घर पर बैठकर पढ़ना है, दिन रात एक करना है, ठीक है। और हम को बिल्कुल आसान कर दिए दोस्तों, हम पढ़ाई बिल्कुल आसान कर दिए हैं। क्योंकि क्वेश्चन रटिए, टॉप करिए, क्योंकि सभी क्वेश्चन हमारे नोट से ही सेट करता है, ठीक। हाँ, स्मूथ में दिया हुआ है। ओहो, अच्छा, तो अभी काहे बोले हैं। आते हैं दूसरा स्ट्रक्चर पर, उसको देखते हैं। अभी रहने दीजिए, हो सकता है मिस्टेक किए होंगे। तो दूसरा पर आइए, राइबोसोम। किस पर आते हैं, राइबोसोम। अब ध्यान दीजिए दोस्तों, राइबोसोम दूसरा स्ट्रक्चर पर, ठीक है। रफ शुद्ध में कोई कंफ्यूजन हो गया है, दूर करेंगे उसको, ठीक है। फिलहाल रहने दीजिए, राइबोसोम पर आइए। राइबोसोम, अभी जितने भी स्ट्रक्चर पढ़ रहे हैं सब कहां है, साइटोप्लाज्म। सब कहां है दोस्तों, साइटोप्लाज्म में। अब राइबोसोम जो है यह पूरे कोशिका द्रव में रहता है। और इसकी जो आकृति होती है, राइबोसोम की जो आकृति होती है दोस्तों, गोलाकार होती है। क्या होती है, गोलाकार छोटी छोटी थैलियों के समान होती है। गोलाकार छोटी छोटी थैलियों के समान होती है। और यह जो है, एक तो आप देख ले कि इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के सतह पर भी पाए जाते हैं क्या, राइबोसोम। इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के सतह पर भी पाए जाते हैं क्या, राइबोसोम। और दूसरा, ये पूरा कोशिका द्रव में बिखरे पड़े रहते हैं, पूरे कोशिका द्रव में। और कहीं कहीं पर कोशिका द्रव में ये गुच्छों के रूप में रहता है। कैसे रहता है, गुच्छों के रूप में रहता है। तो राइबोसोम जो है यह कोशिका द्रव यानी कि साइटोप्लाज्म के भीतर का सबसे छोटा स्ट्रक्चर है। अब तक आप इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के बारे में पढ़े, आगे जितने भी स्ट्रक्चर के बारे में हम पढ़ने वाले हैं उन सभी में सबसे छोटा कौन है, राइबोसोम। इसकी आकृति छोटी छोटी थैली के समान होता है। कैसे होता है दोस्तों, छोटी छोटी थैली के समान होता है। और यह कोशिका द्रव में आपको तीन तरह से दिख सकता है। राइबोसोम कोशिका द्रव में आपको कितने तरह से दिख सकता है, तीन तरह से। कैसे, तो इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के सतह पर, इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के सतह पर एक हो गया, दूसरा कोशिका द्रव में बिखरे पड़े कोशिका द्रव में, और तीसरा गुच्छों में। तीसरा, ऐसे राइबोसोम जो गुच्छे में रहते हैं
ऐसे राइबोसोम दोस्तों, ऐसे राइबोसोम जो गुच्छे में रहते हैं, ऐसे राइबोसोम जो गुच्छे में रहते हैं उसे क्या कहते हैं? पोलीसोम कहते हैं या पोली राइबोसोम भी कहते हैं। पोलीसोम भी कहते हैं या पोली राइबोसोम भी कहते हैं। पोलीसोम कहते हैं या पोली राइबोसोम कहते हैं। कोई दिक्कत है? बात को समझ गए कि समझ गए? तो राइबोसोम कितने तरह से दिखेगा? 3 तरह से दिखेगा। एक एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के सतह पर हम पहले ही देख चुके हैं, दूसरा कोशिका द्रव में, और तीसरा गुच्छे में। ऐसा राइबोसोम जो गुच्छे में होता है, ऐसा राइबोसोम जो गुच्छे में होता है उसे क्या कहते हैं? पोलीसोम कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? पोलीसोम कहते हैं। क्लियर हो गया दोस्तों? समझ गए? अब आइए कि ये राइबोसोम किससे बना हुआ है, तो ध्यान देना है। अब तक जो हम आकृति पढ़े हैं, जैसे सेल मेम्ब्रेन लिपिड और प्रोटीन का बना था, सेल वॉल सेलुलोज का बना था, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम लिपिड और प्रोटीन का बना था। लेकिन इस राइबोसोम के निर्माण में लिपिड भाग नहीं लेता। इस राइबोसोम के निर्माण में लिपिड भाग नहीं लेता है। तो कौन भाग लेता है? तो आरएनए भाग लेता है और प्रोटीन भाग लेता है। यानी कि राइबोसोम किससे बना होता है? आरएनए और राइबोसोम किससे भाग लेता है? आरएनए और हाँ, प्रोटीन से बना होता है। तो याद रखना है कि राइबोसोम आरएनए, आरएनए क्या है? तो एक प्रकार का न्यूक्लिक एसिड है, के बारे में हम विस्तार से जेनेटिक्स वाले चैप्टर में पढ़ेंगे। ठीक है, तो फिलहाल आप समझिएगा कि आरएनए भी एक मॉलिक्यूल्स है, एक अणु है, और उस अणु से राइबोसोम बना हुआ है। अब इसका कार्य क्या है दोस्तों? इसका एकमात्र कार्य है प्रोटीन का संश्लेषण करना। राइबोसोम का एकमात्र कार्य क्या है? प्रोटीन का संश्लेषण करना। अब आप कहिएगा प्रोटीन का संश्लेषण क्या है, हम नहीं जानते हैं। नहीं जानने का भी इलाज यहां पर होता है। अब समझिए कि प्रोटीन संश्लेषण का मतलब हुआ कि हमारे शरीर में प्रोटीन गया, हमने दाल खाया, सोयाबीन खाया, उससे हमारे शरीर को क्या प्राप्त हुआ? प्रोटीन। प्रोटीन जब हमारे शरीर में जाकर पूरी तरह से पच गया तो बन गया अमीनो, और पचा भोजन छोटी, पचा भोजन जो है, बहुत डिस्टर्ब कर रहा, आज मेरा मूड ऑफ कर दिया सर। ठीक है, जो छोटी आंत में पचा हुआ भोजन का क्या होता है? अवशोषण होता है। पचा हुआ भोजन का क्या होता है? अवशोषण होता है। पचा हुआ भोजन का अवशोषण होने के बाद जो है अमीनो एसिड पहुंचता है कोशिका के भीतर में। अमीनो एसिड पहुंचता है कोशिका के भीतर में, पहुंचता है कोशिका के भीतर में पहुंचता है। अब कोशिका के भीतर में पहुंचने पर उस अमीनो एसिड को पुनः कौन जोड़ देगा? क्या बना देगा? प्रोटीन। और वो प्रोटीन जो हमारे कोशिकाओं हमारे शरीर को जरूरत है। अब जानते हैं हमारे हड्डी के लिए ओसिन प्रोटीन की जरूरत होती है। ठीक है, वो ओसिन प्रोटीन कहां से मिलेगा? कहीं से नहीं मिलेगा। कौन बनाएगा? राइबोसोम बनाएगा। तो संश्लेषण का मतलब होता है नए सिरे से निर्माण करना। और वो निर्माण कहां होगा? हमारे भोजन के जो पोषक तत्व हमारे द्वारा लिए गए हैं वो ब्लड के माध्यम से सभी कोशिकाओं तक पहुंचते हैं, और कोशिका की संरचना उसे विभिन्न पदार्थों में पुनः बदलते। क्लियर हो गया? तो राइबोसोम का एकमात्र काम क्या है? संश्लेषण करना। ठीक है, एकमात्र काम क्या है? किसका संश्लेषण करना? अब आइए, इतने बात जिसके द्वारा पता चला है उस वैज्ञानिक का नाम क्या है? राइबोसोम का खोज प्लांट सेल में सबसे पहले रॉबर्टसन और ब्राउन ने किया था। किसने किया था? उसके बाद प्लांट सेल में खोज होने के बाद एनिमल सेल में अर्थात जंतुओं की कोशिका में राइबोसोम की खोज हुई, और जंतुओं की कोशिका में से खोजा पेलेट नामक वैज्ञानिक ने। किसने? इसी कारण राइबोसोम को कभी कभी पेलेट कण भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? पेलेट कण भी कहा जाता है। और आगे चलकर रॉबिन्सन ने इसका नाम क्या रखा? राइबोसोम। यानी जो खोजा वो सिर्फ खोजा, उन्होंने नाम नहीं दिया। नाम देने वाले वैज्ञानिक का नाम क्या है? रॉबिन्सन।
सॉरी रॉबर्ट, रॉबर्ट है, रॉबर्ट। नाम देने वाले वैज्ञानिक क्या नाम है? रॉबर्ट। क्लियर है? रॉबर्ट, रॉबर्ट सॉरी। एक मिनट, थोड़ा कंफ्यूजन तो नहीं हो गया? इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम दिखाए तो अंतःप्रदर्भी जालिका, जालिका नहीं दोस्तों, सही है। ठीक है, हम से मिस्टेक हुआ है। मिस्टेक क्या हुआ है कि वसा और कोलेस्ट्रॉल का संश्लेषण स्मूथ ईआर ही करता है। क्यों? एक मिनट समझिए कि रफ ईआर पर क्या है? राइबो, ये प्रोटीन का संश्लेषण करता है। तो आर राइबोसोम के द्वारा संश्लेषित प्रोटीन को ये रफ एंडोप्लाज्मिक परिवहन करता है, यानी परिवहन का कार्य मुख्य रूप से रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम करता है। और परिवहन में यह मुख्य रूप से प्रोटीन का परिवहन करता है। और प्रोटीन का इसीलिए इसी के ऊपर में राइबोसोम है, वो प्रोटीन बनाता है और रफ उसको क्या कर देता है? ट्रांसफर कर। तो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ही वसा और कोलेस्ट्रॉल का संश्लेषण करता है, रफ नहीं करता है। टोटली क्लियर? हमको लगता है कि सेल में, हाँ बोलिए क्या 4 नंबर क्या है पॉइंट? एक मिनट, कोशिका झिल्ली का 4 नंबर पॉइंट, 4 नंबर पॉइंट, 4 नंबर पॉइंट। अजी, चार कोशिका द्वारा होने वाला परासरण विसर्जन कोशिका झिल्ली सही है? सही है वो दोस्तों? होता क्या है? सही है, वो बताए नहीं, हम डिस्कस नहीं किए। होता क्या दोस्तों कि जब हम पूरा जोश जुनून में पढ़ाते हैं ना, तो एक आध पॉइंट छूट जाता है, एक्स्ट्रा भी हो जाता है। ध्यान दीजिए, एक आध पॉइंट एक्स्ट्रा भी हो जाता है, एक आध पॉइंट छूट भी जाता है। तो उसके लिए टेंशन नहीं लेना, पढ़ाने में हो जाता है। ठीक है, तो कोशिका झिल्ली परासरण और विसरण की क्रिया संपन्न करती है, ये बात हम बताना भूल गए, लेकिन करती है तो आप जानिए करती है। और परासरण और विसरण को हम इसी चैप्टर में आगे पढ़ने वाले हैं, तो टेंशन नहीं ले। जो पॉइंट छूट जाएगा ना, वो क्वेश्चन में समटा जाएगा, क्योंकि क्वेश्चन पर पूरा डिटेल डिस्कस करने वाले हैं। पहले दोस्तों हम थ्योरी पढ़ा लेते थे और विद्यार्थी हम पढ़ लिए, अब बाद में देखे कि जो पढ़ लिया उसको कुछ नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ? तो पढ़ करके जब तक क्वेश्चन को नहीं बनाएंगे कुछ होने जाने वाला, इसीलिए उसके बाद हमने क्वेश्चन क्लास में करवाना शुरू किया। तो जो पॉइंट छूट जाएगा ना, उसको हम क्वेश्चन के अंतर्गत समेट लेंगे। कोई दिक्कत है? तो हमको लगता है कि सेल मेम्ब्रेन के बारे में कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया, सेल वॉल के बारे में कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया, साइटोप्लाज्म के बारे में कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया, इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के बारे में कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया, और राइबोसोम के बारे में भी कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। इतना चीज क्लियर हो गया। आइए नेक्स्ट क्लास में और चीज क्लियर करते हैं। और टाइप, अच्छा टाइप बता देंगे, कोई दिक्कत नहीं। आइए ऑनलाइन वाले दोस्तों बोलिए क्या क्या प्रॉब्लम है, क्या क्या प्रश्न? अभी आप ही लोग पर ध्यान है, पूरा ऑनलाइन वाले पर। कमेंट तो पढ़ रहे हैं दोस्तों, दीपक कुमार कमेंट पूरा पढ़ रहे हैं। अब फालतू के कमेंट पर क्या ध्यान देंगे? कोई प्रश्न रहता है अच्छा भला तो उसको जरूर लेते हैं। अच्छा, चंदन कुमार व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़वा देंगे। कहिए आप लोग कोई प्रॉब्लम? बोलिए ऑनलाइन वाले दोस्तों, कोई प्रश्न है तो आप लोग का कमेंट ही देख रहे हैं। ऑनलाइन फाउंडेशन बैच का फी कम कीजिए। फी तो बहुत कम है, ठीक है। अरे वो सब के लिए, डेट के लिए हल्का इधर उधर होता है, टेंशन नहीं लीजिए। क्या कौन बुक दे रहा है? लुसेंट फुसेंट का कोई मैंने एनसीईआरटी में देख लीजिएगा क्या दिया हुआ। गूगल छोड़िए ना, एनसीईआरटी बुक वाला सर्च करिएगा ना। साइटोप्लाज्म में डॉप्ट रह गया है। क्या डॉप्ट रह गया है?
इंग्लिश में नहीं, नोट्स हिंदी में ही मिल पाएगा, इंग्लिश में नोट्स नहीं मिल पाएगा। चलिए, राहुल सौरभ इंग्लिश में नोट अवेलेबल नहीं है। कितना? बस सेल का दूसरा क्लास था, सेल में 2 क्लास हुआ है। अरे व्हाट्सएप ग्रुप कौन सा है जिसमें ऐड करने बोला जा रहा है? कोई व्हाट्सएप ग्रुप तो है नहीं जिसमें ऐड कर दिया जाए। आराम आराम से निकलिए। चलिए फास्ट करते हैं। चलिए, आज का क्लास द इंड है, क्वेश्चन ले रहे हैं सिर्फ। फी कम होगा तो दिक्कत होगा, जो पहले एडमिशन ले। फी क्या, फी बहुत कम है, ठीक है, 200-400 रुपए फी लेते हैं, इतना भी फी नहीं दीजिएगा। फी आप नौकरी करिएगा उसके 1 महीने के वेतन के बराबर भी फी नहीं है, ठीक है। अरे कोई व्हाट्सएप ग्रुप नहीं बना है, किसमें ऐड करें? कोई ग्रुप नहीं है। बायो में टोटल दूसरा क्लास हुआ है, ये दूसरा क्लास था, 1 क्लास पहले हुआ है और 1 क्लास आज हुआ है। नोट्स कैसे मिलेगा? नोट्स पटना में ओपन मार्केट में मिल रहा है, बाकी आप ऐप से डाउनलोड कर सकते हैं। ऐप पर डाला हुआ है नोट ना, 1 चैप्टर का डाला हुआ है, तो आप उसको निकाल सकते हैं, देख सकते हैं। ओके दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए खुश रहिए, मस्त रहिए।